हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। तो ज़िंदगी में अगर एक लक्ष्य बनाया है आपने तो लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो। तो जो टारगेट आपने बना रखा है, जो एम आपने बना रखा है, जो लक्ष्य आपने बना रखा है, उस लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते चलिए। फोकस करते हुए चलिए अपने एम के ऊपर। बीच में बाधाएं बहुत आएंगी, उन बाधाओं का सामना करते हुए चलना है और उन बाधाओं से अपने आप को बदलना नहीं है, अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करना है और उसी लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए चलना है। रास्ते बहुत कठिन आपको लगेंगे बहुत, लेकिन यही रास्ते जो कठिन जिस पे आप चल रहे हैं, डेफिनेटली जब लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो आप एक नए नए उपलब्धि के अचीव करने के बाद आप एक नए रूप में उभर करके आ पाएंगे। और जब वापस इन दिनों को याद करेंगे तो आप बिलीव करेंगे कि हाँ, ये लाइफ भी एक अलग ही लाइफ था जो आपने पूरे दिल से पूरे जान से जिया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। कल का कल बहुत ही एक हिस्टोरिक डे था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। कल जो था वो रिपब्लिक डे था। और आपने अच्छा कितने कितने लोगों ने कल का जो फंक्शन था, जो परेड था, आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। कितने लोगों ने कल का पूरा फंक्शन देखा है जो बेसिकली जो कर्तव्य पथ पे हो रहा था। आई होप आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, सभी लोगों ने प्रोग्राम्स देखे होंगे। कल के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? इतनी बार आप पढ़ा दिया है, अब तो याद हो गया होगा। इतनी बार पढ़ा दिया है, अब तो याद हो गया होगा कि चीफ गेस्ट कौन थे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए आज का पूरा लेक्चर जो होगा वो पूरा का लेक्चर कल के दिन पे ही आधारित है। तो आइए इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं। ये जो रिपब्लिक डे था, ये 75वां रिपब्लिक डे था जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे? ये सारी बातों को ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ए टू जेड चीज़ें रिपब्लिक डे के ऊपर। तो सबसे पहला चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इस वर्ष का थीम, इस वर्ष का विषय। क्या है इस वर्ष का विषय? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ये ध्यान रखिएगा, ये इस वर्ष का विषय है जो रिपब्लिक डे में रिपब्लिक डे का है। ठीक है, इसमें जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे भारत, और आए हैं भारत, और ये बेसिकली इसमें प्रेजेंट हुए हैं 75वां रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, जबकि पहला जो परेड हुआ था, अगर मैं आपको बात करूं, पहला जो परेड हुआ था वो राजपथ में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, उसी का नाम बदल करके यहाँ पे कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। राजपथ, उस टाइम पे इसका नाम राजपथ हुआ करता था। और चलिए मुझे एक बताइए, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। क्वेश्चन तो मैं पूछना नहीं छोड़ूंगा आप लोगों से। बहुत सारे क्वेश्चंस, मेरे लेक्चर्स जो होंगे वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होंगे, वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। मुझे बताइएगा किस वर्ष राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा गया, ये मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे दिया आप लोग को। अपने साथ नोट पेन कॉपी रख कर, नोटबुक कॉपी पेन रख करके चलिए और नोट करते हुए चलिए जो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किस वर्ष रखा गया है वो आपको बताना। तो अभी 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। और जो परेड हुआ था वो बेसिकली पहला परेड कब हुआ था? 1955 में हुआ था। उस टाइम पे पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद, उस टाइम पे मुख्य अतिथि थे, यानी चीफ गेस्ट थे। तो याद रखिएगा, पहले परेड में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, मलिक गुलाम मोहम्मद। और आज के दिन में यानी 75वां गणतंत्र दिवस जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो उस टाइम पे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है भारत में इस परेड में चीफ गेस्ट के रूप में प्रेजेंट हुए। ठीक है, ये परेड कहाँ पे है? ये बेसिकली कर्तव्य पथ कहाँ है? दिल्ली में है। और इसको
किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। आई होप क्लियर चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, आई होप सबको पता ही है होगा। थीम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। पीसीएस लेवल पे तो नहीं पूछेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस लेवल पे पैटर्न उसका चेंज हो गया है। आपको कॉन्सेप्ट्स में डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर पूछेगा भी तो घुमा के इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा डिटेल में, रिपब्लिक डे को लेकर के। बाकी सारे पेपर में, बिहार के पेपर में, बाकी सारे पेपर में ये आप देख सकते हैं, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा इस वर्ष का थीम, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बारे में और हम लोग जानते हैं कि 75वां गणतंत्र दिवस जो अभी हम लोग सेलिब्रेट किए 26 जनवरी को, ये बेसिकली 1950 में क्यों मनाया जाता है, हम लोग क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ये मैंने क्वेश्चंस करा भी था, है ना, ये मैंने क्वेश्चंस करा भी था। कुछ लोगों ने आंसर दिया था। देखिए आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लेकिन आंसर जो आता है वो बहुत कम लोगों का आता है। जैसे कल के डेट में जो आंसर आया है वो पुष्पलता का आया है, प्रिया का आया है, पूजा का आया है, इन लोगों का आंसर आया था कल के डेट में। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग आंसर करें, ठीक है, बढ़ चढ़ करके भाग लें एंड जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसके आंसर्स करने का, ताकि आपका भी नाम अगले वीडियो में अनाउंस हो। तो कोशिश कीजिए, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है, जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, सर्च करके आंसर करें, इसी बहाने आपको वो चीज़ें याद रहेगी। देखिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए और जानने का कोशिश कीजिए। जहाँ पे जो लोग गलत होते हैं वहाँ पे मैं गाइड भी कर देता हूँ कि आपका आंसर ये गलत है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर। मैं उनको आंसर भी नहीं बताता, उनको बोलता हूँ खुद देखिए, सर्च कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप खुद कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 1950 में भारत के संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, इसी टाइम पे ही अडॉप्ट किया गया था, ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। देखिए कुछ पार्ट जो है भारत का संविधान का, वो 26 नवंबर 1949 को ये बेसिकली अडॉप्ट किया था। लेकिन जो कम्प्लीटली जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है वो बेसिकली संविधान को 1950 26 जनवरी को किया है। ये दिन जो है, ये दिन क्यों हम लोग चुने, हम लोग 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुने, है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुने। हम चाहते तो 26 नवंबर को भी पूरी तरह से हम इसको अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली बात है ना, ये जो कनेक्शंस है, ये कनेक्शंस 20 साल पहले यानी 1930 से रिलेटेड है। 1930 के पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान को याद करने के लिए इस तिथि को चुना गया, ठीक है। 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है। 1930 को इसी दिन 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और इसीलिए हम लोगों ने इसी डेट को वेट किया कि ये डेट बेसिकली हम लोग इसी दिन हम लोग जो है वो पूरी तरह से ऑफिशियली हम लोग जो है वो रिपब्लिक डे को, संविधान को एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, और ये बेसिकली रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए मुझे बताइएगा थोड़ा सा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो रखा गया था पूर्ण स्वराज की मांग जो रखी गई थी, ये किसके द्वारा रखी गई थी, ये मुझे बताइएगा। ये किसके द्वारा रखी गई थी पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज है क्या, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में। इतिहास का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा किसके द्वारा ये बेसिकली डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज, और ये कहाँ पे रख किया गया था, ये दो चीज़। एक लोकेशन भी बता दीजिएगा, ये पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस जगह पे रखी गई थी, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। किसके द्वारा रखी गई थी ये भी मुझे बताइएगा। और 1930 में उस समय ऐसा क्या हुआ था, उस समय क्या चीज़ हुआ था, ठीक है, वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सी मुझे डिटेल में बताइएगा पूर्ण स्वराज को लेकर के, ठीक। इसीलिए 26 जनवरी का हमने वेट किया और 26 जनवरी को हमने
रिपब्लिक डे, यानी उसी दिन पूरी तरह से संविधान हमने अडॉप्ट किया और उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र बन गया यानी जो भी पावर थी ब्रिटिश से वो पूरी तरह से अब खत्म हो गई, हम पूरी तरह से अब सॉवरेन हो गए, कह सकते हैं संप्रभु हो गए। तब से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ और, जो पहला जो परेड हुआ था वो परेड 1955 को हुआ था। 1950 में हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, रिपब्लिक डे उसी टाइम से स्टार्ट किया गया, लेकिन जो परेड थी वो 1955 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए धीरे धीरे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए मुझे कि भारत, दो क्वेश्चन मैं देता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको बताना है। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, और आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये दो क्वेश्चन बताना। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है जनरली स्टूडेंट को, तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को दिया आपके सामने। इसका आंसर मुझे कीजिएगा। ठीक है, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बताना है और आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बताना है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं 63, 64, 65 में, तो इसको थोड़ा सा समझ के आंसर दीजिएगा। तो गणतंत्र दिवस की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली जो है ये बेसिकली क्या हो, देखिए इसके पहले जब तक हम लोगों ने संविधान अडॉप्ट नहीं किया था उसके पहले कैसे हमारा राज्य जो है वो किस बेसिस पे चलता था, तो ये बेसिकली चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 का, उसके तहत ही हमारे भारत को चलाया जाता था। ठीक है, तो हमारे संविधान में भी देखिए एक क्वेश्चंस भी इस तरह से रहते हैं आपके पॉलिटी में कि हमारे संविधान में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कहाँ से ली गई है, किस एक्ट से ली गई है, किस अधिनियम से ली गई है। तो हमारे संविधान में मैक्सिमम चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसी को ही रिप्लेस किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसने देश को एक प्रभुत्व से एक गणतंत्र में बदल दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे डोमिनियन से इसने क्या किया है, हमारा भारत को, हमारे देश को रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी टाइम पे ही पहले प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री इसी टाइम पे बने थे। जो गणतंत्र दिवस की पहली परेड इरविन एम्फी थिएटर, ठीक है, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई थी, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये पहला परेड, देखिए ध्यान रखिएगा, राजपथ, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, राजपथ में पहला जो परेड हुआ था वो बेसिकली हुआ था 1955 में। मतलब राजपथ में जब शुरुआत हुई थी परेड की तो 1955 से हुई थी, जो आज तक चली हुई आ रही है। लेकिन जब 1950 में जो परेड हुआ था उस समय ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इरविन एम्फी थिएटर, जिसको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से आज के डेट में जाना जाता है, उस टाइम पे इरविन के नाम पे, इरविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था, तो आज के डेट में वही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको एक नया चीज़, आप लोगों ने अगर देखा होगा परेड बहुत अच्छे से, तो आप लोगों को एक नया चीज़ देखने को मिला होगा इस परेड में। इस परेड में आप देख सकते हैं फ्रांस के जो सैनिक है वो भी बेसिकली इसमें हिस्सा लिए थे, इसमें शामिल हुए थे। तो देख सकते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2024 में
फ्रांसीसी मार्चिंग यहाँ पे हुई थी उनके स्क्वाड की, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन सोल्जर ने 2016 में पहली बार, देखिए ध्यान से समझिएगा, फॉरेन 2016, ये सारे आंसर राइटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आपको वो खुद एनालाइज करना है कहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे इंडिया और फ्रांस का रिलेशंस की बात है ना, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की बात है, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और 12 बजे जो INA आने वाला है उसमें नाइट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वह वो भी एक इंडिया फ्रांस के रिलेशन में कहीं पे भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो वो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 12 बजे वाला अगर आप INA नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी वाली गलती कर रहे हैं आप। वो इतना इन डिटेल्स में सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर रहा हूँ, थोड़ा लेक्चर लंबा रहता है मैं मानता हूँ, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके लिए पॉइंट्स कलेक्ट करके स्लाइड्स में डालने होते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको ज़रूर कवर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हुए चलिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करके करेंट अफेयर में जिसको दिक्कत हो रहा है वो कवर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विदेशी सैनिकों ने परेड लिया था सबसे पहले 2016 में, विदेशी सैनिक ने परेड में हिस्सा लिया था। फ्रांसीसी विदेशी सेना के 6 भारतीय सैनिक और 6 नेपाली और 95 सदस्यीय फ्रांसीसी सैन्य दल का हिस्सा थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो ये दल था फ्रांस का, उसमें देख सकते हैं फ्रांसीसी विदेशी सेना के जो दल था उसमें 6 भारत के सैनिक थे, 6 नेपाली, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल 107 हो गए फ्रांस के सेना दल में। कैप्टन लुइस नोएल फ्रांसीसी मार्चिंग दल का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लुइस नोएल है, ये लुइस नोएल जो है वो बेसिकली इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंडिया के भी लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रांस के भी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इंडियंस इन द फ्रांस मार्चिंग स्क्वाड में कौन कौन थे, सुजन पाठक, दीपक आर्या, परवीन टंडन, गुरबचन सिंह, अनिकेत गति मगर एंड विकास डीजे सेगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग फ्रांस के स्क्वाड में बेसिकली शामिल थे, ठीक है। थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जब बात कही जा रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांस कहाँ पे है ये ध्यान में रख सकते हैं, फ्रांस जो है वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, यूरोपियन के पश्चिमी एरिया में, ठीक है। जो मेडिटेरियन बीचेस वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पेरिस है वो इसका कैपिटल है, जो कि बेसिकली फैशन हाउस के लिए फेमस है, क्लासिकल आर्ट म्यूजियम वगैरह जो है उसके लिए फेमस है, लूवर हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, एफल टावर जैसे मोनूमेंट्स हो गए, ये सब के लिए ये बेसिकली फेमस है। वाइन्स वगैरह के लिए बेसिकली जाना जाता है, क्विसेंस वगैरह के लिए जाना जाता है, देख सकते हैं जो केव ड्राइंग्स, रोमन थिएटर्स हो गए, ये सारी चीज़ के लिए बेसिकली फ्रांस जो है वो नोन है, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल इसका पेरिस है। 6,43,801 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पॉपुलेशन की बात करें तो 6.77 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। वर्ल्ड बैंक 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। जिस तरह इंडिया में +91 है वैसे ही फ्रांस का जो कोड है वो +33 है। लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज की यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैप थोड़ा सा देख लेते हैं आप यहाँ पे अगर देखें तो फ्रांस जो है वेस्टर्न यूपी ये यूरोप का हिस्सा है, और कौन कौन बॉर्डर के से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, ठीक है, इधर स्पेन है। ये जो बेसिकली 5 जो कंट्री है उससे ये घिरा हुआ है। और इसका जो कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरिस, यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करूँ मैं तो और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल ध्यान रखिएगा, यूके और फ्रांस के बीच में पड़ता है इंग्लिश चैनल, ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से तो बहुत इजी वे में लोग जो है वो आर पार हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा एरिया है, ध्यान रख सकते हैं। अटलांटिक ओशन हो गया, बे ऑफ बिस्के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनाको देख सकते हैं, अजासियो देख सकते हैं,
ये सारे लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान के बारे में ऑब्वियस सी बात है, संविधान को इसी दिन हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, तो संविधान के बारे में कैसे ना पढ़े, संविधान के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से बता दीजिए, ऐसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनक किन को कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बीपीएससी के पेपर में। संविधान के जनक किन को कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आज, क्या कीजिएगा, इतनी बार आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुत इजी है, इसका आंसर कीजिएगा। अच्छा चलिए, ये इजी लग रहा है तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कितने थे, वो मुझे बताइएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स मुझे बताइए, जो लोग ड्राफ्ट किए थे हमारे संविधान को, और उन सभी के मुझे नाम चाहिए। ठीक है, उसमें से कुछ सदस्य जो थे वो रिप्लेस भी हुए थे, है ना। मेरा फोकस वही है कि मुझे वो जानना है कि कौन रिप्लेस हुए थे और उनके जगह पे कौन आया था। ये थोड़ा सा अबव लेवल का क्वेश्चन है, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन थे और कौन से लोग रिप्लेस हुए हैं, रिप्लेस होकर के उनके जगह पे दूसरे सदस्य आए थे। ठीक है, तो संविधान की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊपर क्या है, तो हमारे भारत में सबसे ऊपर है संविधान। ठीक है, इसी दिन हम लोग संविधान को एक्सेप्ट किए थे। कोई भी हो, भारत में कोई भी नागरिक क्यों ना हो, हर कोई संविधान को लेकर के संविधान की रिस्पेक्ट करेगा और संविधान के अकॉर्डिंग ही हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, फर्स्ट पर्सन से लेकर के जो जितने भी इंटायर पॉपुलेशन है, सब की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 26 जनवरी को याद दिलाता है जब भारत संविधान 1950 में लागू हुआ, और 26 जनवरी को बेसिकली इसको हम लोग इफेक्ट में ले आए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1949 को। अभी हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड्स में कवर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 448 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद 12 अनुसूची है और 103 संशोधन यहाँ शामिल है। आई थिंक ये चीज़ें अब आपको ये चीज़ें तो याद हो गई अब तो, है ना। लेकिन अगर अब मैं बात करूं, देखिए अभी क्वेश्चन दिया था, बी आर अम्बेडकर जी जो है वो भारत संविधान के जनक के रूप में इनको बेसिकली जाना जाता है। टोटल 22 लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 22 लैंग्वेज के बारे में हमारे संविधान के किस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, चलिए यहाँ पूछा भी था शायद मैंने इससे रिलेटेड, एक दो दिन पहले क्वेश्चंस भी पूछा था। मुझे बताइएगा, देखिए क्वेश्चंस तो मेरे तरफ से रहेंगे सामने, तो उसको फेस करने के लिए रेडी रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। जो जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। आप चाहते हैं अगर आपका नाम भी अनाउंस हो तो आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो मेरा जो क्वेश्चन है, ये जो 22 भाषाएं हैं, ये हमारे संविधान के किस अनुसूची में जिक्र किया गया, यानी शेड्यूल बताना, शेड्यूल। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो संविधान की बात करें, देखिए संविधान में क्या बोला गया है, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत, यानी ये राज्यों का समूह है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत से लोग को। ये क्या है, एक सोवरेन है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, निरपक्ष हो गया, समाजवादी हो गया, संप्रभु हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक विथ अ पार्लियामेंट्री। देखिए हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी में पार्लियामेंट्री फॉर्म। और इसकी भी कहानी लंबी
अच्छी खासी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अडॉप्ट कर हम लोग बेसिकली 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और अंग्रेज़ों के तहत हम लोग उनके नियम से बहुत अच्छा खासा अवेयर हो चुके थे उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हो रहा था। तो उसी टाइम पे ही संविधान सभा में सभी सदस्यों के द्वारा ये बात बोली गई थी कि हमें पता है कि कैसे यहाँ पे काम होता है, ये गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो इसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रखेंगे। हम लोग उस समय उस स्थिति में नहीं थे कि देखिए ऐसे ही इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने में बहुत टाइम लग गया था आम आदमी को ही। तो अगर वो चीज़ें चेंज होती है, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता तो ऑब्वियस सी बात है, तो नीचे वाले लोग को तो जो आम नागरिक है उनको तो टाइम लगता ही, जो बेसिकली सत्ता में बैठे हुए हैं उनको भी चीज़ें नई चीज़ों को समझने में उनको भी टाइम लग जाता है। इसीलिए हम लोग वो उस टाइम पे वो रिस्क नहीं लिए थे और इसीलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करना सही समझा और इसी को ही हम लोग आज के डेट पे अडॉप्ट किए हुए हैं। ये सिस्टम हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि एक और चीज़ यहाँ पे है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है जो कि हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड कहाँ गया पेन, एक सेकेंड, हाँ। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये बेसिकली जो है ये फेडरल इन स्ट्रक्चर है ना। अब देख सकते हैं हर फेडरल मतलब क्या हो गया, हर राज्यों का अपना एक पावर है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये यूनिटरी भी हो जाता है। यूनिटरी मतलब सभी राज्यों से पावर चेंज करके सेंटर के पास आ जाती है। ये चीज़ें देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पॉलिटी में इसको बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में पॉलिट्री का लेक्चर्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा उसको देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसको मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको और कंटिन्यू करूँगा। अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी है, तो ये चीज़ें वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। सभी राज्यों को अपना अपना पावर दिया जा चुका है, लेकिन कभी इमरजेंसी की बात आ जाए, देश में इमरजेंसी कंडीशंस की आपकी बात आ जाए, तो उस समय सारे पावर्स राज्यों से छीन लिए जाते हैं और जो है सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से मेरा निकल के आता है। कितना क्वेश्चन दे दिया मैंने, 7 क्वेश्चन दे दिए ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए जितने इसी बहाने आप लोगों का पॉलिटी भी रिवीजन होता हुआ चलेगा। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है, आपातकालीन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार के एग्ज़ाम में, तो ध्यान से समझिएगा कि आपातकालीन के टाइम पे भारत के हर नागरिक से, आपको पता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है वो हर एक नागरिक को समान अधिकार देता है। तो जब आपातकालीन की स्थिति आ जाता है तो आपातकालीन के टाइम पे जितने भी नागरिक हैं उनके पास भी कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहता सिवाय कुछ के छोड़ करके। तो ऐसा कौन सा चीज़ है, जो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों से नहीं छीना जाता, वो किस आर्टिकल में मेंशन है, वो आर्टिकल मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। तो पार्ट अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 79 का यहाँ पे जिक्र किया गया। इसमें क्या बोला गया कि जो हमारा संविधान है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें बेसिकली यूनियन में प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। जो बेसिकली पार्लियामेंट 3 बॉडी से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी 3 बॉडी है? एक होता है अपर हाउस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, फिर आते हैं लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और तीसरा है प्रेसिडेंट। ये 3 मिलकर के पार्लियामेंट यानी संसद का निर्माण करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ये आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 74 में क्या बोला गया, ये जो संविधान है ये क्या प्रोवाइड करता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्री परिषद है ना, वो सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, जो उनके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कोई भी एक्सरसाइज करने को लेकर के। कोई भी एडवाइस अगर देना हो
तो बेसिकली मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया है, जो मेरे से पॉलिटी पढ़े उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप जितना भी एक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, जितने भी डिसीजन वगैरह देख रहे हैं, वो सारे डिसीजन कौन निकालता है, वो सारी चीज़ें जो जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकालते हैं। उसका नेतृत्व बस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को अगर वो सारी चीज़ें सही लगती है तो वो अप्रूव कर देते हैं और फिर वो चीज़ें प्रेसिडेंट ऑफिस में भेजी जाती हैं। ठीक है, और ये एज एन एडवाइस के रूप में प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि ये सब स्टेप उठा रहे हैं। देखिए सारी पावर जो है, रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी बनता है कि अगर वो कोई चीज़ स्टेप ले रहे हैं तो उसकी जानकारी बेसिकली प्रेसिडेंट को हो। जैसे घर में क्या होता है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं तो उसकी जानकारी गार्जियन को होती है, वैसे ही। ठीक है, तो यही बोला गया है। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है, वो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ तो हम लोगों ने कल भी कवर किया था, आई होप आपको याद आ रहा होगा। ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली रिलेटेड है ट्राई सर्विसेज को लेकर के, वुमेन ट्राई सर्विसेज जो बेसिकली हिस्सा ली थी। अच्छा, मुझे इनका नाम बता सकते हैं? ऐसे तो स्लाइड में आपको ऐड हो गए, अगर आपने परेड देखा है ना अच्छे से तो मुझे इनका नाम मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताइए। आई थिंक स्लाइड्स में इनका नाम ऐड है, थोड़ा सा इसको जल्दी से आंसर कीजिए इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल महिला त्रिसेवा समूह, यहाँ पे आप देख सकते हैं संपूर्ण महिला का परेड यहाँ पे हुआ है। रिपब्लिक, देखिए अगर आपने परेड नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी नॉलेज चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो यहाँ जो है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा बलों की 2 पूर्ण महिला टुकड़ियों की भागीदारी देखी गई है। इन टुकड़ियों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्य शामिल हैं। इस स्मारकीय कार्यक्रम के नेतृत्व एनसीसी कैडेट कप्तान संध्या कर रही है। देख सकते हैं कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, संध्या कर रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरी तरह से महिला परेड और बैंड दल में भाग ले रही है। तो ये दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से महिला परेड और बैंड दल में हिस्सा ले रही है, तो ये भी इसमें आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आगे और चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम क्या है, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं? भावेश, क्या नाम है इनका, पढ़ा होगा आप लोगों ने, भवनीश कुमार, सॉरी। तो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने गणतंत्र दिवस परेड का इनके द्वारा क्या किया गया है, नेतृत्व किया गया है। ठीक है, तो परेड की कमान किनके द्वारा, किनके पास थी, परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के पास थी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है दिल्ली एरिया के। ठीक है, सेकंड जनरल जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल सुमित मेहता भी थे, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया के, जो परेड सेकंड इन कमांड थे, इनके बाद थे। ठीक है, परेड जो था वो यहाँ पे परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा सलामी लेने के साथ हुई। ठीक है, परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा सलामी लेने के साथ हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के द्वारा रिपब्लिक डे परेड का नेतृत्व किया गया है, ये आप देख सकते हैं, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, भवनीश कुमार। ठीक है, ये न्यूज़ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये न्यूज़ आपको ही पता है किससे रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट आपके सामने आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, तो ये भारत के गणतंत्र के दिवस के मुख्य अतिथि यहाँ पे जो हैं वो बेसिकली इमैनुअल मैक्रॉन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने वाले छठे फ्रांसीसी नेता बन गए। देख सकते हैं ये कार्यक्रम को ये छठी बार यहाँ पे इनके द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा छठी बार इसका ये नेता बन गए हैं इस तरह में शामिल, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैक्रॉन ने राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित
एट होम रिसेप्शन में भाग लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था एक रिसेप्शन राष्ट्रपति भवन में, जिसका नाम एट होम था। वो उसमें बेसिकली ये शिखर हुए थे। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ साथ इनकी यात्राओं में क्या कहाँ कहाँ वो घूमे हैं, देखिए अंबर किला गए हैं, ठीक है, जंतर मंतर गए हैं, जयपुर में हवा महल गए हैं, शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ की भी किए हैं। तो ये सारे जगह ये बेसिकली इनके द्वारा विजिट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है झांकी की। देख सकते हैं झांकी की बात आ रही है, और यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो डीआरडीओ की बात कही जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है, शोकेस किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। किसका प्रदर्शन किया जा रहा है, तो नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा किया गया है डिस्प्ले करके। तो यहाँ देख सकते हैं 75वां गणतंत्र दिवस के परेड में उन्नत प्रौद्योगिकी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है, जिसका थीम ध्यान रख सकते हैं। थीम देखिए वुमेन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन in all 5 dimensions. The technology include missiles, AMPET, GM, ASAT, Agni 5, defense system, Vishnurats, SR, Helena and aircraft में तेजस, उत्तम, इसार। ये सभी का जो नेतृत्व है वुमेन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन, ये बेसिकली इस वर्ष का जो थीम है वुमेन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन इन ऑल 5 डायमेंशन। तो इन 5 डायमेंशन में बेसिकली क्या है, वुमेन का द्वारा नेतृत्व। अब देखिए इसको लेकर के मुझे ध्यान आ रहा है कि 69 पे पीएससी के में एक क्वेश्चन पूछा गया था वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के। तो इस तरह के आंसर्स आप वहाँ पे उस तरह के क्वेश्चंस में जरूर लिख सकते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन में आप देख सकते हैं अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं की प्रतीक यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है परेड में झांकी के रूप में। ठीक है, डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, देखिए पहले तो इसका थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, देखिए इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 को हुई थी, 66 साल पहले की बात कही जा रही। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। स्ट्रेंथ इज हॉरिजन इज इन साइंस, स्ट्रेंथ हॉरिजन इज इन साइंस, साइंस में ताकत का जो स्रोत है वहीं पे है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 30,000 लोग हैं। बजट 23,264 करोड़ है। मिनिस्टर जो इसमें रिस्पॉन्सिबल थे राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है। फिर समीर वी कमात है चेयरमैन के डीओ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स है जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा डीआरडीओ। आगे बढ़ते हैं, गैलेंट्री अवार्ड की बात कही जा रही है। गैलेंट्री अवार्ड अभी इस वर्ष दिया गया है 2024 में रिपब्लिक डे के अवसर पर। क्या क्या गैलेंट्री अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, तो यहाँ पे संध्या पर यानी पूर्व संध्या पर अग्नि शमन सेवा जो है, ठीक है, होम गार्ड हो गया, नागरिक हो गया, ठीक है, सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा हो गया, सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 1132 लोगों को। प्रेसिडेंट मेडल जो है वो बेसिकली 2 दिया गया है। मेडल्स फॉर गैलेंट्री यहाँ 275 दिया गया है। प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस जो है वो 102 है, और मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस जो है वो बेसिकली 773 यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको ऐड कीजिएगा 1132। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो आज़ादी के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गैलेंट्री अवार्ड, नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र वाज इंस्टीट्यूटेड, ये 3 को शामिल किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से 26 जनवरी 1950 को, जो बेसिकली जिसको रखा जाना था 15 अगस्त 1947 को, जो फाइनलाइज हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 3 गैलेंट्री अवार्ड जो है अशोक चक्र 1,
अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है 4 जनवरी 1952 में, जो बेसिकली ये अवार्ड जो है इसका नाम बाद में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया 1967 में। ठीक है, ये गैलेंट्री अवार्ड का जो अनाउंसमेंट 2 बार होता है एक साल में। पहला जो होता है वो रिपब्लिक डे पे होता है और दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंस डे पे होता है, जो दिया जाता है। और इसका जो प्रेसिडेंस है अवार्ड्स को लेकर के, परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ये सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गैलेंट्री अवार्ड्स को लेकर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये दोनों लोग महान व्यक्ति हैं जिनको अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीएसएफ के जवान हैं जिनमें एक का नाम है बिश्नोई और एक का नाम है यहीं के लिखा होगा। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के 2 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता बीएसएफ कर्मी सवाल सांवला, राम बिश्नोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं राम बिश्नोई, और शिशुपाल सिंह, हाँ शिशुपाल सिंह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2022 में कांगो में उनकी शांति स्थापना भूमिकाओं के लिए बेसिकली इनको दिया गया है। ठीक है, तो शांति स्थापना भूमिका के लिए इनको ये शिशुपाल सिंह हो गया, राम बिश्नोई हो गया, ये ध्यान रखिएगा। कांगो में शांति बनाए रखने के लिए इनको इस रोल के लिए दिया गया। 277 गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पे दिए गए। मेजोरिटी जो है वो पर्सनल यानी इंडिविजुअल को दिया गया है, बाकी लेफ्ट विंग जो बच गया, एक्सट्रीम एरिया जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या अदर एरिया हो गया, वहाँ पे भी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं जीवन रक्षा पदक की बात यहाँ पे कही जा रही है। जीवन रक्षा पदक यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो आज के डेट में भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार 2023 गणतंत्र दिवस को दिए गए थे। तो भारत सरकार ने 31 लोग देख सकते हैं, 31 लोग की बात यहाँ पे कही जा रही है। 31 लोगों को रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 से सम्मानित, जिसमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार भी शामिल है। मतलब वो आज के डेट में नहीं है, उनके परिवार को वो पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कारों में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा है, जीवन रक्षक पदक है, और फिर उत्तम जीवन रक्षक पदक है, और फिर रक्षा पदक शामिल है। देख सकते हैं 3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, ये 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3 अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। जो मास्टर है, मास्टर एंथोनी वॉन मिया, एमएस मेलोडी, लरमूर्ति ऑफ मिजोरम एंड सूरज ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आर द 3 अवार्डी पोस्टमोस्टली ऑनर्ड विद सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित 3 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और वो ये 3 लोग आपके सामने हैं। मेलोडी जो मिजोरम से है, सूरज जो है हो गया, एमएस मेलोडी हो गया, मास्टर एंथनी हो गया, ये 3 को ये अवार्ड यहाँ पे जीवन रक्षा पदक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जीवन रक्षा पदक की बात करें तो ये सिविलियन को दिया जाता है। ये उनको दिया जाता है जो बेसिकली लाइफ सेव करते हैं, किसी के जान बचाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये दिया जाता है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी, और ये अवार्ड जो है वो पहले जो है किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक से पहले जाना जाता था क्लास 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं झांकी यहाँ पे हो रहा है, परेड हो रहा है। उसी से रिलेटेड परमवीर चक्र यहाँ पे अवार्ड किया गया है रिपब्लिक डे परेड पे लोगों को। ठीक है, रिपब्लिक डे परेड पे परमवीर चक्र यहाँ पे सूबेदार सिंह, देखिए किसको किसको दिया गया, सूबेदार सिंह जो मानद कैप्टन है, योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सूबेदार मेजर संजय कुमार सेवानिवृत्त हैं, अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल सीए पीठावाला है, कर्नल श्रीराम और लेफ्टिनेंट कर्नल जय राम सिंह हैं। तो इनको ये बेसिकली ये मेडल दिया गया परमवीर चक्र। ये रिपब्लिक डे में भी हिस्सा लिए थे, गणतंत्र दिवस के परेड में भी शामिल हुए थे। ठीक है, परमवीर चक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। मिलिट्री आप देख सकते हैं, मिलिट्री डेकोरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अवार्ड यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और परमवीर चक्र की अगर हम लोग बात करें
तो ये ट्रांसलेट करता है व्हील ऑफ अल्टीमेट, यानी साहस लोगों को ये बेसिकली जो है वो इस अवार्ड से नवाजा जाता है, जो बेसिकली किसी को लाइफ सेव करते हैं, ठीक है, उनके साहस के लिए। कब ये लास्ट अवार्ड कब दिया गया था? 7 जुलाई 1999 को दिया गया था। इस्टेब्लिश जो है हुआ है वो बेसिकली अशोक चक्र के नाम से हुआ है। 26 जनवरी 1950 को 73 साल हो जाएंगे इसको। पहला अवार्ड 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। और फिर PVC आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा दिया जाता है। 21 टोटल दिया जा चुका है परमवीर चक्र। नेक्स्ट आइए झांकी के ऊपर, है ना। झांकी, हर राज्य का झांकी आपने देखा होगा। आपसे मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने रिपब्लिक डे का वो देखा है परेड जो हो रहा था कल। तो जिन जिन लोगों ने परेड देखा होगा वो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो पूरे झांकी से रिलेटेड है। और आपने हर राज्य की झांकी को बहुत बारीकी से देखा होगा कि हर एक राज्य में कौन कौन से किस किस तरह से झांकी आपकी बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बढ़ चढ़ कर के भाग लिए थे वो 17 स्टेट थे और एक यूनियन टेरिटरी था जो बेसिकली इसका हिस्सा बने थे, जहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इनके द्वारा अपना एक झांकी को कर्तव्य पथ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है ना। मणिपुर की अगर हम लोग बात करें, मणिपुर की झांकी में एक महिला को मणिपुर की लोकतक झील में कमल के डंठल इकट्ठा करते हुए दिखाया गया। देख सकते हैं मणिपुर की जो झांकी है उसमें क्या खास बात है कि एक औरत है वो लोटस कलेक्ट कर रही है, लोटस का तना, मणिपुर लोकतक लेक से, ठीक है। और अगर मैं आंध्र प्रदेश की झांकी की बात करूं, वहाँ पे स्कूल शिक्षा में बदलाव का विषय यहाँ पे दर्शाया गया है आंध्र प्रदेश वाली झांकी में, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें हरियाणा की, बात करते हैं हरियाणा की, आप देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हर जगह आपको देख सकते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं उनको, और उपलब्धि को लेकर के हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, अग्रणी बढ़ रहा है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 69 BPSC के ऐसे सेक्शन में जाकर के देखिएगा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नहीं, और वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स अगर आने वाले टाइम पे अगर आए तो आप ये सही चीज़ें लिख दीजिएगा। तो राजस्थान की अगर हम लोग झांकी की बात करें तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, वुमेन का हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री को यहाँ पे उसके डेवलपमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है। हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बताया गया है स्टेट में, है ना। सरकारी कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी पहचान के माध्यम से अपने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उड़ीसा की झांकी ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, आप देख सकते हैं वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसका मतलब ये हो गया, आप देख सकते हैं हर जगह वुमेन्स को लीडर की तरह यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है ताकि वो बढ़ चढ़ करके भाग ले। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं वहाँ पे भी फीमेल डोमिनेंस के बारे में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बस्तर के आदिवासी समुदायों में महिला वर्चस्व को दर्शाया गया है, महिला वर्चस्व आप हर जगह देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट वुमेन डेवलपमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये एक तरह से आपका हेल्प करेगा आंसर्स लिखने में, पॉइंट्स कलेक्ट करने में। तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कल का पूरा चीज़ें जो परेड में हुई थी वो सारी के सारी चीज़ें मैं शब्दों में बयां करके आपके सामने स्लाइड्स में डाल दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलिएगा सारे न्यूज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सारे। बाइलिंगुअल में मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में उनको क्लियर हो रहा होगा, जो हिंदी वाले मीडियम से हैं वो हिंदी में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। 12 बजे वाला जो INA आपका रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिए क्योंकि आंसर राइटिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये एक तरह से ध्यान में रख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग तक भी चीज़ें पहुंच सके, आपके
दोस्त वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज्वाइन कराइए। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं, जो अपडेट्स रहते हैं, जो क्विज़ रहता है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब वीडियो मेरी आए तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।